नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और अब हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर समय की धूल जम चुकी है। इसलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्रोग्राम डिकोड द हिस्ट्री, और जिसके पहले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे भारत की मिट्टी में पैदा हुए एक जीनियस की कहानी, जिसे इंसान नहीं ईश्वर का वरदान कहा गया। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का इतिहास। गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ। रामानुजन एक बेहद सामान्य परिवार से थे। उनके पिता कुंभकोणम तालुका में कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ गृहिणी थी। उनकी माँ और नानी नामगिरी देवी की बहुत बड़ी भक्त थीं। दोनों मानती थी कि देवी की कृपा से ही रामानुजन का जन्म हुआ है। नामगिरी देवी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तमिलनाडु के नामगिरी क्षेत्र में उनका मंदिर है, जहां उन्हें भविष्यवाणी और समाधान देने वाली शक्ति मानकर पूजा जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। वह 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे, लेकिन वह प्रतिभा के धनी थे। पर गरीबी इतनी कि कई बार रात का खाना नसीब न हो। लेकिन फिर भी एक बच्चा रेत में बैठकर रेखाएं खींचता था, आकृतियां बनाता था और कहता था ये दुनिया संख्याओं से बनी है। उसके आसपास के लोग समझ नहीं पाए ये बच्चा पागल है या प्रतिभावान। महान गणितज्ञ की पढ़ाई तमिल भाषा से शुरू हुई थी। हालांकि शुरू में पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल किया। वह आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। वहीं से उन्होंने गणित पढ़ना शुरू किया और गणित में महारत हासिल करते चले गए। जब वह 7वीं कक्षा में थे तब उन्होंने बीए के छात्र को गणित पढ़ाया था। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। वहीं 1903 में रामानुजन को 16 वर्ष की उम्र में जीएस कार द्वारा लिखित लाइब्रेरी में एक पुरानी फटी हुई 500 पेज की किताब मिली, जिसका नाम था ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। उन्होंने इस किताब की 5000 से ज़्यादा थ्योरम्स को सिद्ध और प्रमाणित करके दिखाया। यही वह किताब थी जिसने इतिहास बदल दिया। इस किताब में हजारों सूत्र थे, पर विदाउट एक्सप्लेनेशन। किसी और के लिए किताब बेकार थी, पर रामानुजन के लिए ये भगवान का भेजा हुआ शास्त्र था। उन्होंने हर सूत्र को खुद प्रूव किया, फिर उसके आगे नए सूत्र लिखे, फिर उन पर नई थ्योरीज। कहा जाता है इस एक किताब ने पूरे गणित के ब्रह्मांड को जन्म दिया। रामानुजन खुद लिखते हैं, मेरे सपनों में देवी नामगिरी आती है, वो मुझे कहती हैं उठो लिखो। वह आधी रात को जागते, स्लेट उठाते और ऐसे फॉर्मूलाज लिख देते जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। जब उनसे पूछा गया ये सब कैसे सोच लेते हो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं, देवी लिखवाती है। वैज्ञानिक इसे लॉजिक नहीं मानते, पर उनके इक्वेशंस ये साबित करते हैं कि ये किसी आम इंसान का दिमाग नहीं था। रामानुजन गणित में परफेक्ट थे, पर बाकी सब्जेक्ट में 0। उन्हें गणित के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। महान गणितज्ञ के साथ ऐसा भी हुआ कि 11वीं की कक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। तो अगले साल प्राइवेट परीक्षा देकर भी वह 12वीं पास नहीं कर पाए। स्कूल में भी फेल, कॉलेज में भी फेल, स्कॉलरशिप भी छिन गई। गरीबी इतनी बढ़ गई कि दाने दाने को मोहताज हो गए। आर्थिक संकट के सामने भी वे झुके नहीं। वे रात भर स्लेट पर इक्वेशंस लिखते रहे, जैसे कोई ट्रांस में हो। लोग कहते हैं लड़का पागल हो गया है, पर असल में ये दुनिया अपनी सबसे बड़ी खोज से अनजान थी। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। वह भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को अच्छे से पहचाना। उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। 1909 में रामानुजन की मां ने उनकी शादी 9 साल की जानकी देवी से करा दी। 1911 में रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ वे गणित पर भी काम करते रहे और साल 1912 में रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए रामानुजन ने कुछ फार्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GH हार्डी को भेजे। हार्डी ने एनवलप खोला, फार्मूलाज देखे
और कुछ मिनट चुप रहे। उन्होंने कहा, या तो ये आदमी प्रतिभा की परिभाषा है या फिर इसे स्वयं भगवान ने लिखा है। हार्डी रामानुजन से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत रामानुजन को लंदन बुलाने के लिए आमंत्रित किया और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न मैथमेटिक्स का असली अध्याय। हार्डी ने गणितज्ञों की योग्यता जांचने के लिए 0 से 100 अंक तक का एक पैमाना बनाया। इस पैमाने में हार्डी ने खुद को 25 अंक दिए, जॉन लिटलवुड को 30, महान गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट को 80 और रामानुजन को पूरे 100 में से 100 अंक दिए। इसलिए हार्डी ने रामानुजन को दुनिया का महान गणितज्ञ कहा था। रामानुजन हार्डी के मेंटोर बने। दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। अब आपको बताते हैं महान गणितज्ञ रामानुजन की विशेष उपलब्धियाँ। साल 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिक्स सोसाइटी के लिए चुना गया। रामानुजन ने बिना किसी सहायता के हजारों रिजल्ट इक्वेशंस के रूप में संकलित किए, जो कई पूरी तरह से मौलिक थे, जैसे कि रामानुज प्राइम, रामानुज थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मॉक थीटा फंक्शन। उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर अपना सिद्धांत किया। रामानुजन रियमन सीरीज, द एलिप्टिक इंटीग्रल, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और जटा फंक्शन के समीकरणों पर काम किया। महान गणितज्ञ ने अपने पूरे जीवन में करीब 3900 से अधिक थ्योरम्स तैयार की। साल 1918 में महान गणितज्ञ को एलिप्टिक फंक्शंस और संख्याओं के सिद्धांत पर अपने रिसर्च के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1918 में रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन से कम आयु का आज तक कोई सदस्य नहीं हुआ। इसी साल अक्टूबर में वो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन एक गणित की क्लास में थे और प्रोफेसर आर्थर बेरी बोर्ड पर थ्योरम समझा रहे थे। सब नोट्स बना रहे थे, लेकिन रामानुजन बिना नोट्स बनाए सिर्फ बोर्ड पर देख रहे थे। रामानुजन ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या आगे के इक्वेशंस मैं लिख सकता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और रामानुजन ने बोर्ड पर आगे के इक्वेशंस को पूरा कर दिया। प्रोफेसर हैरान थे क्योंकि वे आगे की इक्वेशंस खुद भी प्रूव नहीं कर पाए थे। उनके सामने सवाल था कि रामानुजन को आगे की इक्वेशंस का कैसे पता चला। 1916 में ट्रिनिटी कॉलेज ने रामानुजन को बिना किसी एग्ज़ाम के BA इन रिसर्च की डिग्री अवार्ड कर दी। तब तक उनके 16 पेपर पब्लिश हो चुके थे। अगले साल मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें मैथ का प्रोफेसर बना दिया और 400 रुपये महीने सैलरी देने लगे। 1914 में इंग्लैंड जाने के बाद रामानुजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोज़ शाकाहारी खाना ना मिलना। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, माहौल तनावपूर्ण था और हर चीज़ पर सख्ती थी। उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन लगभग असंभव था, जिसके कारण रामानुजन को कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इंग्लैंड में उनके पास चावल और केले के अलावा कुछ भी खाने का विकल्प नहीं था। रामानुजन कुछ दिन के लिए लंदन में भारतीयों के लिए बने एक लॉज में रह रहे थे। नाश्ते में उन्होंने ओवल्टीन नाम का एक ड्रिंक पी लिया, जिसे शाकाहारी बताया गया था। जब उन्होंने उसका डब्बा ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उसमें एनिमल प्रोडक्ट मिला हुआ था। यह जानकर वे बहुत परेशान और दुखी हो गए। उन्होंने अपना सामान पैक किया और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। 1918 में लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर रामानुजन ने ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की, पर एक गार्ड ने उन्हें कूदते हुए देख लिया और ऊपर खींच लिया। रामानुजन बच तो गए, लेकिन बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब हार्डी वहां पहुंचे तो उन्होंने जोर देकर पुलिस से कहा कि उनके सामने खड़े व्यक्ति रॉयल सोसाइटी के फेलो श्रीनिवास रामानुजन हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि उस वक्त रामानुजन रॉयल सोसाइटी के फेलो नहीं थे, लेकिन जांच में जब पुलिस को पता चला कि वो एक मशहूर मैथमेटिशियन हैं तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। रामानुजन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण किसी को ठीक ठाक नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि रामानुजन की माँ और पत्नी में अक्सर झगड़े होने लगे थे और उनकी पत्नी घर छोड़कर मायके जा चुकी थी। रामानुजन शाकाहारी थे। इंग्लैंड में उन्हें खाना नहीं मिलता था। ठंड इतनी कि शरीर टूट जाए। घर से दूर, परिवार से दूर, फीवर, टीबी, मेल न्यूट्रिशन सब एक साथ, लेकिन रामानुजन रुकते नहीं थे। बिस्तर पर लेटे लेटे भी इक्वेशंस लिखते रहते। हार्डी कहते थे रामानुजन का दिमाग धरती पर नहीं था। एक दिन
हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने आए। उन्होंने कहा, मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर बड़ा बोरिंग था, 1729। रामानुजन मुस्कुराए और बोले, नहीं सर, 1729 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 2 क्यूब के योग से 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। दुनिया हैरान। हार्डी ने कहा, रामानुजन सी नंबर्स द वे वी सी कलर्स। रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज और मद्रास यूनिवर्सिटी ने करीब 7,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलने लगी। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि उन्हें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, स्कॉलरशिप के पैसों में से कुछ गरीब स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए अवार्ड होने चाहिए। 1919 में रामानुजन भारत आ गए। मायके में रह रही पत्नी जानकी को खत लिखकर रामानुजन ने वापस घर बुलवाया। तब वो 18 साल के थे। उन्हें पता चला कि उनकी मां ने जानकी के लिखे लेटर को कभी पोस्ट नहीं होने दिया। रामानुजन ने कहा, अगर जानकी मेरे साथ इंग्लैंड में होती तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती। जानकी बताती हैं, रामानुजन ने कुछ दिन पहले उनसे कहा था, कल रात नामगिरी देवी आई थीं। उन्होंने कहा, मेरे सूत्र अब दुनिया समझने लगी है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र थे। उनके डॉक्टर चंद्रशेखर का कहना था, अगर रामानुजन की मां और पत्नी आपस में लड़ने की बजाय डॉक्टर का कहा मानकर रामानुजन का ध्यान रखा होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। रामानुजन ने अपने हाथ की लकीरें देखकर अपने एक दोस्त को बताया था कि उनका निधन 35 साल की उम्र से पहले हो जाएगा। रामानुजन का विश्वास था कि देवी उनका अनंत से संवाद करवाती है। उनका कहना था कि देवी नामगिरी सपने में आकर उनकी जीभ पर इक्वेशंस लिख जाती हैं, जिसके बाद रामानुजन उसे पेपर पर उतार लेते थे। किताब में हार्डी लिखते हैं, उनके गणित में कहीं कहीं मुझे तर्क दिखता है और कहीं कहीं मुझे ईश्वर दिखता है, जबकि हार्डी खुद नास्तिक थे। रामानुजन जीनियस थे या उन पर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद, इस पर 2 पक्ष हैं। पहला, आध्यात्मिक पक्ष यह है कि गणित के हर इक्वेशंस में रामानुजन को ईश्वर दिखते थे। 3900 थ्योरम्स में उनके करीब 90% सूत्र बाद में सही साबित हुए। इतनी सटीकता को वैज्ञानिक दिव्य कहते हैं। दूसरा, वहीं कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशनल मिरेकल्स हैं, जिसके दिमाग में हाइपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं और प्रश्न या उत्तर दिमाग में सीधे उतर आते हैं। सच क्या था, यह आज भी दुनिया के लिए बड़ी पहेलियों में से एक है। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। मरने से कुछ महीने पहले रामानुजन ने एक अंतिम नोटबुक लिखा। उसमें ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आज 100 साल बाद भी हार्वर्ड, MIT और दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट डिकोड कर रहे हैं। उस नोटबुक को दुनिया कहती है द लॉस्ट नोटबुक ऑफ गॉड, क्योंकि उसमें लिखे इक्वेशन, स्ट्रिंग थ्योरी, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स एक्सपेंशन आज के विज्ञान से गहराई से जुड़े हुए हैं। रामानुजन तो चले गए, पर उनके फॉर्मूलाज अभी भी दुनिया की समझ से बाहर हैं। महान गणितज्ञ ने अपने जीवन में गरीबी, भूख, बीमारी सब कुछ देखा, पर फिर भी थक हार कर बैठ नहीं गए, बल्कि मैथ के नए नए फॉर्मूलाज बनाते रहे और अमर हो गए। जब तक दुनिया में मैथ रहेगा, तब तक रामानुजन के इक्वेशंस रहेंगे। उनके जाने के 105 साल बाद भी उनके समीकरणों पर शोध चल रहे हैं। और सच यही है, रामानुजन को दुनिया समझ नहीं पाई। भारत सरकार ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह घोषणा 26 दिसंबर 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मद्रास यूनिवर्सिटी में रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर की थी। तब से हर वर्ष 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जीनियस थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, जिन पर हम आज भी गर्व करते हैं। वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। तो ये था डिकोड द हिस्ट्री का पहला अध्याय, जिसमें आज हमने श्रीनिवास रामानुजन की रहस्यमयी, अलौकिक, हृदय स्पर्शी कहानी को डिकोड करने की कोशिश की, जिसे सुनकर यकीन ही नहीं हो सकता कि यह एक इंसान की ज़िंदगी थी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम इतिहास के एक और बंद अध्याय को खोलेंगे, एक और महान आत्मा की अनकही कहानी को डिकोड करेंगे।
तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और हाँ, अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर भी छिपा है एक रामानुजन, एक टेस्ला, एक होमी जहांगीर भाभा, एक एडिसन, एक आइंस्टीन और एक डॉक्टर अब्दुल कलाम। बस एक बार कोशिश करके देखिए, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। जय हिंद, जय भारत।